अरे नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है ना। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। होकर मायूस जिंदगी से कभी भी मत बैठना, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी नया मोड़ ले सकती है। इसीलिए हमेशा, जब तक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना कि उठो और चलो, और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को आगाज करते हैं, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जिन्हें में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। चलिए देखिए, क्वेश्चन आज नहीं है, आज हम लोग का चैप्टर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है। चैप्टर 8, जी हाँ, चैप्टर 8। और नाम क्या है चैप्टर का? चतुर्भुज। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। आज की इस वीडियो के अंदर हम चतुर्भुज को सीखने वाले हैं कि आखिर ये चतुर्भुज होता क्या है, वो भी क्लास 9th का। ठीक है ना, क्लास 9th। क्लास 9th, चैप्टर 8 चतुर्भुज। व्हाट इज चतुर्भुज, ये इसके बारे में हम सब कुछ आज डीपली सीखने वाले हैं। ये आपका परिचय वीडियो होगा। कैसा वीडियो होगा? ये आपका परिचय वीडियो है। और ये हो सकता है परिचय फर्स्ट हो या सेकंड हो जाए, हो सकता है एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा तो परिचय हो जाएगा, एक से ज्यादा लग जाएंगे तो फिर परिचय 1 परिचय 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप मुझे जरा बताइए कि चतुर्भुज होता क्या है। अगर मैं आपसे बेसिक बात करता हूँ चतुर्भुज के बारे में, तो आप चतुर्भुज के बारे में मुझे क्या बताओगे? आप लोग चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हो? क्या मुझे आप लोग चतुर्भुज के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या आप लोग को चतुर्भुज के बारे में कुछ पता है? मेरे हिसाब से तो आपको चतुर्भुज के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होना चाहिए। Am I right? इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो चतुर्भुज होता है वो एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होता है। आपने नहीं सीखा चतुर्भुज के बारे में? तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है चतुर्भुज के बारे में तो मैं बता देता हूँ, काहे को इतना परेशान होना। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें चतुर, देखो जब मैं चतुर्भुज लिखता हूँ ना, चतुर्भुज, ओफो क्या लिख रहा हूँ, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को जब लिखते हैं तो इसमें चतु आता है, चतुर, चतुर प्लस भुज। तो इसमें जो आता है एक चतुर और एक भुज। चतुर का मतलब ये हो जाता है, चतुर मतलब चालाक नहीं, चतुर मतलब यहाँ पर चार की बात। और यहाँ पर भुज का मतलब ये हो गया कि उसकी भुजाएं, क्या? भुजाएं। भुजाएं मतलब हो गया साइड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? साइड। मतलब ऐसा एक चतुर्भुज, चतुर्भुज उसे कहा जाएगा जिसमें चार भुजाएं होती हैं और एक साथ वो घिरी आकृति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद। ये नहीं कि चार भुजा एक ऐसे 1 2 3 4 हो गया, तो ये नहीं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए फटाक से हम लोग जरा पीडीएफ वगैरह खोल लेते हैं। तब तक मैं पीडीएफ खोलता हूँ, तब तक आपको एक गाना सुनाता हूँ। कौन सा गाना सुन कौन सा गाना सुनोगे बताओ? आप लोग जो गाना कहोगे वो गाना सुना देंगे। प्रेयर इज निराला जी, ये है निराला जी। निराला जी की पीडीएफ को यहाँ पर फिलहाल अभी इसको हमने छपने के लिए दिया है। अभी छापने वाले अभी तक छाप नहीं पाए हैं, इसलिए हमें क्या है कि उसको छापने के लिए, जब तक वो छपा नहीं तब तक आपको आपको इसी पीडीएफ के साथ काम चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक ना, क्योंकि यही तो मेहनत है। देख लीजिए मैंने लिखा है अपने हाथ से, इस तरह हम पीडीएफ लिखते हैं और फिर छपने के लिए देते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छे से छपे। क्योंकि अभी कहोगे सर जी आपने ये क्या छापा है, हमको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है ना? आप लोग यही कहोगे ना कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। देखो आपको ध्यान से देखो, पीडीएफ है ना, क्लास 9 क्लास चैप्टर 8 चतुर्भुज इंट्रोडक्शन वीडियो बाय नितेश सर, ऐसे लिखा रहता है कि ना? उसमें भी आप लोग मुझे बताइए, लिखा रहता है ना इस तरह? इस तरह से आप बताइए लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? बस ये चीजें हैं। ठीक है ना।
तो ये आपके पास पीडीएफ हमने छपने के लिए दे दिया है, ये छप जाएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से तेजी से फर्स्ट रिवीजन करवा दूंगा, ठीक ना। फिलहाल मैं आपके साथ हूँ ही यहाँ पर, कि कहीं पर भी आपको इस पीडीएफ में दिक्कत होगी तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, तो आप टेंशन मतलब ऐसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्विट से बच्चों, आपको सबसे पहले तो यही पढ़ना है क्लास 9th का जो चैप्टर है चतुर्भुज, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है, सभी को बता दो, शेयर कर दो वीडियो। क्या क्या पढ़ना है, तो पहली चीज आपको पढ़ना है कि ये चतुर्भुज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या होता है, ठीक ना। अभी बताता हूँ सब कुछ, पहले देख लो क्या क्या पढ़ना, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस पढ़ना है, देख लो क्या। चतुर्भुज के बाद अगला पॉइंट आपके पास है, अगला पॉइंट आपको पढ़ना है कि चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, ठीक ना। पहला पढ़ना है आपको चतुर्भुज, दूसरा पढ़ना है चतुर्भुज के कोणों का योग या कोण योग क्या होते हैं, कोण गुण। फिर है चतुर्भुज के प्रकार, यानी चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे प्रकार चतुर्भुज जो होते हैं, आपने आयत पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा होगा, सम चतुर्भुज पढ़ा होगा, है ना, और इसके अलावा समलंब चतुर्भुज पढ़ा होगा। तो ये सारे चतुर्भुज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, परेशान मत होना, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें जो हम खास तौर से समांतर चतुर्भुज के बारे में ज्यादा जोर दिया गया है, तो वही देखो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं, कोई चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है, किस कैसे मतलब कि हम उसे प्रूव कर सकते हैं कोई चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो उसको भी सीखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने की बहुत सारी मतलब कि उसके प्रतिबंध होते हैं, कैसे हम किसी भी चीज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सब कुछ हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है, मतलब कि इस वीडियो के अंदर क्या मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर है चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, यानी आपको एक चीज और भी यहाँ पर देखना है कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या करना है, एक अन्य प्रतिबंध भी सीखना है, मतलब चतुर्भुज को समांतर दिखाने के लिए उसके कुछ प्रतिबंध होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। फिर है मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, तो प्रमेय 8.9 और 8.10 जो प्रमेय दी गई है बुक में, वो दोनों प्रमेय आपकी मध्य बिंदु से संबंधित हैं। ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, टेंशन काई को ले रहे हो बच्चा, अरे फोन लगाए काई को, तू बन जा मेरी भाई को, शादी मुंबई में करेंगे हरी हनीमून दुबई को, सुन रे क्या रे, ठीक है ना। किसने सुना है गाना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये चीज है। उसके बाद आपको प्रमेय पढ़नी है 8.1 से लेकर के 8.10 तक की जो प्रमेय है, मतलब कि टोटल 10 प्रमेय आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारी प्रमेय बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ प्रमेय तो ऐसे हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया, चतुर्भुज वो हमारा चतुर्भुज कैसे होगा, वो तो हमें समांतर चतुर्भुज पता है ना कि समांतर चतुर्भुज यही होता है जिसके समूह भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, वो सब कुछ पढ़ना है, वही सब इस प्रमेय में है बस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे देखो, इसके बाद इसमें एक चीज और भी है, सारांश। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, सारांश। सारांश क्या है वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं कि सारांश क्या चीज होता है, सारांश भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको क्या किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है, फिर चतुर्भुज के बाद क्या पढ़ना है, चतुर्भुज के बाद पढ़ना है चतुर्भुज के कोणों का योग गुण क्या होता है, फिर चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, फिर आपको पढ़ना है चतुर्भुज के समांतर होने के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं उसको पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ना है 8.9 और 8.10। उसके बाद इसमें सारी प्रमेय फिर से पढ़ेंगे 8.1 से लेकर 8.10 तक। हाँ इसमें और कुछ ऐसी प्रमेय हैं जो कि हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे, सारी तो नहीं प्रूव करेंगे लेकिन अगर देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं उन सभी को हम प्रूव करके भी देखेंगे इस वीडियो मतलब कि इस चैप्टर में, ठीक है ना। जो जो प्रमेय हमको लगेंगे इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम प्रमेय कर प्रूव करके देखेंगे, जैसे कि मध्य बिंदु प्रमेय जो आपकी लिखी हुई ना 8.9 8.10 दोनों इंपॉर्टेंट, इसको प्रूव करके भी देखा जाएगा आखिर किस तरह से वो त्रिभुज जो होता है या चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है या ये मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है उसको प्रूव करके भी हम देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो क्या आप लोग तैयार हैं, क्या तैयार हैं, तो स्टार्ट कर दें वीडियो को, बताइए शुरू करें चतुर्भुज से। तो देखिए चलिए चतुर्भुज के बारे में हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है ना चतुर्भुज। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं की हो तो जल्दी से लाइक कर दो, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना।
और पसंद आती हैं वीडियोस तो शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट भी करके अपनी बातों को बताया करो, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो क्या, आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को हम तक नहीं बताते, ऐसा क्यों करते हो? ये दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो है बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही क्या बताना पड़ेगा? यही बताना पड़ेगा कि आखिर वीडियो में आपको कहाँ पर दिक्कत है। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप? जिसको दिक्कत हो रही वो जरूर कमेंट करके अपनी बातों को बताया करे, ठीक है। शुरू करते हैं चैप्टर, देख लो, शुरू कर दिया जाए चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट दिया है चतुर्भुज। हमने अभी सीखा ना कि चतुर्भुज क्या होता है, तो इस चतुर्भुज के सबसे पहले हमें यही जानना है कि आखिर ये चतुर्भुज क्या होता है, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, कैसी घिरी हुई होनी चाहिए? वही आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है, या उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज में आपको कुछ चीजें आपको जानना है कि जो आपका चतुर्भुज होता है, इसको मैं हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूँ। तो आपको जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में आपको याद रखना कि उसमें चार भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज में आपके चार भुजाएं होंगी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मैं एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज में उसके हम एंगल्स के नेम दे देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। एक चतुर्भुज जो होता है उसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से वो घिरा हुआ बंद होता है, यानी कि बंद होता है। बॉक्स पॉलीगन होता है। क्या होता है? पॉलीगन। क्योंकि पॉलीगन वही होता है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है और उसमें एक भी कर्व नहीं होना चाहिए, साथ में बंद फिगर होना चाहिए, वही हमारा होता है पॉलीगन, राइट। तो यहाँ पर ये एक बंद फिगर है जो कि चार भुजाएं हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4। इस चतुर्भुज में याद रखना कि भुजाएं जो होती हैं, इस चतुर्भुज में कुछ भुजाएं होती हैं। कौन सी भुजाएं होती हैं सबको देख लो जरा। देखो, इसमें सबसे पहले आता है भुजाएं। तो देखो, आपको भुजाएं पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज के अंदर चार भुजाएं होंगी। कौन कौन सी भुजा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक भुजा ए बी है, फिर एक बी सी है, एक बी सी भुजा हो जाएगा, एक सी ए हो जाएगा और एक डी ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो, एक ए बी, एक बी सी, एक सी बी और एक डी ए, यही चार भुजाएं होंगी। ओके, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें चार शीर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं? चार शीर्ष। अब शीर्ष किसे बोलते हैं? तो शीर्ष उसे बोलते हैं जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो एक रेखा खंड ये, एक रेखा खंड ये, कहाँ पे मिला? ए पे। तो ये ए जो है वो शीर्ष हो गया। उसी तरह से ये ए और ये दोनों मिल रहे हैं बी पे, तो बी भी एक आपका रेखा खंड हो गया, ठीक है ना। तो बी हो गया, बी के बाद एक सी भी हो गया और एक डी हो गया, राइट। कोई दिक्कत? ये शीर्ष हो गए। इसके बाद इसमें चार कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? इसमें आपको चार कोण भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, चार कोण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। तो चार कोण जो होते हैं आपके, ध्यान से देखना, चार कोण। तो एक कोण आपका ये कोण ए, तो कोण ए लगा दो ये, फिर कोण बी हो गया, फिर कोण सी और कोण डी। इस बात को भी आपको याद रखना है कि इसमें चार कोण होते हैं। और कोण का साइन देख लो क्या होता है। जो कोण का साइन होता है उसमें ऐसे, ये होता है आपका कोण का साइन, ये होता है आपका कोण का साइन। ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा यल बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा यल बना देते हैं, वही होता है आपका कोण का। भुजाओं का क्या होता है? शीर्ष का, कहने मतलब ए बी सी डी का कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो जब भी कोण लिखेंगे तो कोण नहीं लिखना। जैसे आपको कभी कोण ए लिखने के लिए आ जाए, क्या लिखना हो आपको? कोण ए। तो कोण ए इस तरह से लिखने से अच्छा है इसको आप ऐसे लिख दो, कोण ए, ये ज्यादा अच्छा लगता है, टाइम की बचत भी होगी। तो इस बात को याद रखो, ठीक है ना। ये बात समझाई गई? ओके। तो एक त्रिभुज के अंदर क्या होता है? चार भुजाएं होती हैं। यहाँ पर लिख ही देता हूँ, चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो विकर्ण। दो विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं कि उसके अपोजिट सम्मुख कोणों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे विकर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजाओं को मिला देंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी, सम्मुख कोणों को मिला दो इस तरह से, ये विकर्ण हो गया। एक विकर्ण इस तरह से आप यहाँ से भी मिला सकते हो, ये भी विकर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकर्ण आपके पास दो हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका बी डी
और एक हो जाएगा आपके पास AC। कोई दिक्कत? एक है BD और एक है AC, ये दोनों आपके विकर्ण हो जाएंगे। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर भी लिख कर दिखाई है कि जो त्रिभुज ABCD होता है उसमें 4 भुजाएं होती है, AB BC CD और DA। इसके अलावा इसमें और भी क्या चीजें होती हैं? ओ, ये क्या हो गया? कहाँ गया भाई PDF? कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, इसमें डाउनलोड में आ गई होगी PDF। देख लेते हैं इसमें डाउनलोड्स, न्यू PDF की आवाज। ये देखो, अब यहाँ पर देखो, और इसमें देखो 4 भुजाएं भी हैं, AB BC CD DA, 4 कोण है ABCD, 4 शीर्ष है ABCD, सम्मुख कोण भी है, विकर्ण मैंने बता दिया BD और AC। अब सम्मुख कोण भी देख लो क्या होता है। सम्मुख कोण भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो सम्मुख कोण इसमें आता है, एक वर्ड आया है सम्मुख कोण का। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो सम्मुख कोण मतलब जो सामने सामने कोण होते हैं उन्हें सम्मुख कोण बोलते हैं। कौन से? जो सामने सामने आपको कोण दिख रहे हैं वो सम्मुख कोण होते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है सम्मुख कोण कौन कौन से हैं। ये A के सामने का है, ये B के सामने का है, यानी एंगल A व एंगल D, और इसके साथ ही एंगल B व एंगल D, ये सम्मुख कोण है। यानी A का सामने का C है, B के सामने का D है, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतनी बातें आपको इसमें क्लियर हुई या फिर नहीं क्लियर हुई? देख लीजिए, 4 भुजाएं ABCD, 4 शीर्ष क्या होते हैं, 4 कोण क्या होते हैं, 2 विकर्ण क्या है, सम्मुख कोण क्या होते हैं। इतनी चीजें तो पहली बात ही नॉर्मल आपको पता ही होनी चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? विकर्ण 2 होते हैं, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को मिलते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हटा दो इसको। अब आते हैं आगे। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब अगला आपके पास आता है दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है चतुर्भुज का कोण योग गुण। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज का कोण योग गुण। दूसरा आपके पास जो पॉइंट पढ़ोगे वो है चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज का कोण योग गुण, इसको आपको सीखना है। तो देखो चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या कहता है। चतुर्भुज का कोण योग गुण का मतलब ये होता है कि एक चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं, अंतः 4 कोण, अंतः कोण, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360। पहली बात तो आपको यह देखना कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतः कोण जो होते हैं, 4 अंतः कोण होते हैं, उनका अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज इसमें कहा गया, ठीक है ना। तो आपकी इसका जो चीज यहाँ पर पढ़ी गई है, यहाँ पर चतुर्भुज के जो 4 अंतः कोण है उनका योग 180 होता है। मतलब अगर आपके पास इस तरह से कोई चतुर्भुज बना गया है, ये आपके पास एक चतुर्भुज मैंने बना दिया इस तरह से, ये इस चतुर्भुज के 4 कोण आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो आपको ये कोण दिख रहा है, एक कोण ये दिख रहा है, एक कोण ये दिख रहा है, एक कोण, 4 कोण दिख रहे हैं। इन चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही इसका होता है योग गुण। योग मतलब होता है प्लस, यही होता है प्लस में एक फार्मूला। तो याद रखना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये प्रश्न समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। आई बात समझ में? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं चतुर्भुज का योग गुण क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। और याद है ना, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। चलो यहाँ पर एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। अब यहाँ पर देखो, पहला आता है त्रिभुज। अगर मैं पूछूं त्रिभुज के अंतः कोण योग कितना होता है, तो यह है त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं?
तीन भुजाएं तो इसका 180 होता है, ये तो पता है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती है, इसका होता है 360। अब अगर मैं पूछ रही हूँ किसी में 5 साइड है, कितने हैं, 1 2 3 4 ये 5, इसमें देखो 5 साइड है ना, तो 5 साइड वाले में कितना होता है तो बताओ। जिसमें 3 भुजाएं होती है उसका तुमने बता दिया कि 180 हो गया। 4 भुजा वाली क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको चतुर्भुज बोलते हैं, उसमें 360 होता है उसके अंदर इंटीरियर एंगल का सम। अब उसके बाद पूछो कि जिसमें 5 साइड होती है उसका कितना होगा। तो याद रखना ये कैसे आता है उसको भी देख लो। इसमें कितनी भुजा थी, 3 भुजा थी। 3 भुजा को हमेशा उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करवा दो। बताओ 3 में से 2 गया 1, 1 पे 180 से मल्टीप्लाई करवा दिए तो कितना आ गया 180 डिग्री। इसीलिए इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे आ जाओ 4 भुजा है तो 4 में से इस बार 2 घटा दो, क्योंकि 2 ही घटाना है और मल्टीप्लाई करना है 180 से ही। तो देखो 4 में से 2 गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो आपके पास कितना आ जाएगा 360। इसका मतलब ये हुआ कि इसके चारों अंतः कोणों के 360 होता है। यहाँ है 5 साइड, तो 5 साइड का कितना होता है, देखो 5 में से 2 घटाना है, मल्टीप्लाई कर देना है 180 को। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से, 18 3 54 बोले तो 540। मतलब आपको पता चल गया कि सर जी यहाँ पर तो 540 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोई चतुर्भुज है जिसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ये खष्टभुज है। तो खष्टभुज के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें 6 साइड होती है, 2 घटा दो, 2 घटाने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और मल्टीप्लाई कर दो 180 से तो 18 चौके 72 बोले तो 720 डिग्री। इसका मतलब इसके सभी अंतः कोणों के योग 720 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको समझ में कहां पर नहीं आया। अब मैं आपसे पूछूं जिसमें 3 साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन, 10 वाले को डेकागन। हिंदी में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ठीक है ना। तो अगर किसी में 10 भुज है, मैं अगर आपसे कह दूं किसी में अगर 10 भुजाएं वाला, अगर मैं कह देता हूं बस, तो 2 मिनट, थोड़ा सा लाइट कट गई है, 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में सारी चीजें सही हो जाएंगी, 2 मिनट की बात है, बस कुछ समय की बात है। देखो ध्यान से, देखिए खुल गया ना, खुल गया ना। आप लोग परेशान हो जाते हैं, जबरदस्ती परेशान। देखिए ध्यान से, ध्यान से जो मैं बता रहा था अभी पीडीएफ खोल लेंगे बाद में। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अगर किसी में 10 भुज है, कोई 10 भुज है, 10 भुज आपके पास कोई है जिसमें 10 भुजा कोई बनाया गया है, तो उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। 10 भुजा वाला अगर बनाओ कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 भुजा है ना इसमें। अब इसमें 10 भुजा है कि नहीं, देख लो गिन लो 10 भुजा है कि नहीं, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो 10 भुजा का बन गया। तो इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा आप बता सकते हो। तो मैंने अभी बताया ना कि जितनी भुजाएं होती हैं उसमें से 2 माइनस कर दो, 10 भुजा है 10 में से 2 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कितने से 180 से। तो जब 180 मल्टीप्लाई करो 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, 18 8 144 होता है, और ये वाला जीरो उठा के और लगा 1440 हो जाएगा इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम। देख लो अब आप लोग ये मत कहना कि हमें इंटीरियर एंगल निकालना नहीं आता है, अंतः कोण निकालना नहीं। और याद रखना कि उसके बाह्य कोण का योग कितना होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बाह्य कोण का योग, तो याद रखना कि बाह्य कोण कोई भी हो, बाह्य कोणों का योग चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका वो क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर आपका कोई पेंटागन हो, या फिर कोई आपके पास हेक्सागन हो, सभी कुछ भी हो, डेकागन, सभी का 360 ही होता है, ठीक है ना। हमेशा हमेशा याद रखना कि उसका 360 ही होगा, याद रखना हमेशा। कैसे होता है अगर उसको भी देखना चाहते हो देख लो। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, जो हमारे पास ट्रायंगल बना है वो कह देते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में हमें पता चल गया ना कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 60 60 होगा,
हो गया नहीं 60 60। तो बचा हुआ इधर वाला कितना होगा 120, इसका बाहर वाला 120, इसका भी बाहर वाला 120। तो 120 120 120 360 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाओ, मान लो ये वाला त्रिभुज जो बनाया गया है ये एक वर्ग है, तो वर्ग में अगर 90 डिग्री है अंदर वाला तो बाहर वाला 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी बाहर 90 होगा, यहाँ पर भी 90, क्योंकि 180 बनता है 90 90 90 90 90 360 हुआ ना। पेंटागन में भी इसी तरह से बाहर गए 360 ही होगा, इसमें भी पेंटागन है, ये हेक्सागन है तो इसमें भी 360 ही होगा, डेकागन बना दिए उसमें भी 360 ही होगा। ठीक है ना, याद रखना इस बात को, बस इंटीरियर बदलता रहता है। तो अंतःकोण कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अब बता दिया। ठीक है ना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या। आई बस 20-25 मिनट की बात और बच्चों। आई पीडीएफ फिर से खोलना पड़ेगा, तीसरी बार पीडीएफ खोल रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, इतना अच्छा रहता है कि पीडीएफ वहीं से खुल जाती है। ये देखो, अच्छा एक चीज, अच्छा मैं आपसे पूछूं एक चीज और, ये पीडीएफ देखिए इसकी, इसको आप जानते हैं कौन है, आप इस बच्चे को जानते हैं, बच्चा कौन है, कोई बता सकता है कि ये बच्चा कौन है। इस बच्चे को देखिए गौर से, सोनू भाई हैं, सोनू भाई को देखिए इस समय ये मीडिया पे छाए हुए हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं, जरा कमेंट करके मुझे बताइए। कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, आके ये मीडिया पे इस समय क्यों छाए हुए हैं, सब कुछ जरा कमेंट में छाप के बताइए। देखता हूँ आप लोग कितना जीएस पढ़ते हो, कितना आपको जीके आता है, कितना आप करंट रखते हो अपने आप को, जरा देखते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको पता है सोनू के बारे में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आते हैं अपनी जो हम लोग का काम है, ये तो फिलहाल हमारा काम। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग जहां तक पढ़ चुके उसके आगे देखो, ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं अगला, अब है दूसरा के बाद अब तीसरा आता है चतुर्भुज के प्रकार। तीसरा है हमारे पास चतुर्भुज के प्रकार। अब ये चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पास चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, अगर आप मुझे बता सकते हो कि आपकी नजर में चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर जी चतुर्भुज के प्रकार आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है। अरे वर्ग हो सकता क्या, होता है उसमें क्या, तो आयत हो जाएगा, ठीक है, वर्ग हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। ये सभी के सभी हमारे चतुर्भुज के प्रकार ही तो होते हैं। मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज जो होता है जिसमें 4 भुजाएं हों वो सभी के सभी चतुर्भुज होते हैं, और उनकी एक कंडीशन, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया गया है कि ये अगर इसमें ऐसी कंडीशन फॉलो की तो इसका नाम हम समलंब रख देते हैं, समलंब चतुर्भुज। अगर किसी कंडीशन ऐसी हो गई तो उसका नाम हम समांतर चतुर्भुज रख देंगे, अगर किसी कंडीशन ऐसी हो गई तो उसका नाम हम आयत रख देंगे, ऐसी हो गई तो वर्ग रख देंगे, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, जब हम त्रिभुज पढ़े थे त्रिभुज, जैसे पहले चैप्टर जो पढ़े थे त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमने पढ़ा था यही चीज कि अगर कोई त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में अगर उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो उसको समबाहु त्रिभुज बोल दिए, तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर हो गई तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिए, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों भुजाओं में से सारी भुजाएं अलग अलग नाप की हैं तो उसको नाम विषम बाहु बोल दिए, क्या बोल दिए उसको, विषम बाहु बोल दिए। तो इस तरह से सबके उन्हें नाम दे दिए थे। उसी तरह से इसमें भी जो चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं तो इसमें भी सबके नाम दिए गए हैं। तो आइए एक एक को शुरू करते हैं कि हर चतुर्भुज के कौन कौन सा प्रकार है। देखिए पहला प्रकार का नाम क्या है, तो पहला प्रकार आपके पास आ जाता है जिसका नाम होता है आयत। क्या नाम होता है, आयत। तो देखिए आयत क्या होता है, पहला जो आपके पास यहाँ पर आया है, वैसे समलंब लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो समलंब में सीख लें, पहले आयत बताऊंगा क्योंकि आपने आयत पढ़ा है। तो चतुर्भुज जो होता है उसके प्रकार, अगर हम चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार आपका है। चलो इसको देख लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। समलंब चतुर्भुज पहले हम आयत देखते हैं क्योंकि इसमें आयत भी दिया हुआ है। देखिए आयत क्या होता है, पहले हम आपको आयत ही बता देते हैं। ये है आयत, देखो कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही समांतर चतुर्भुज, उसे ही आयत कहा जाता है, उसे ही
आयत कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई। आयत क्या होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं। मतलब कि आयत बनाया जाए, अगर फिगर, आयत का फिगर बनाए तो ये आयत हो गया। ये आपका आयत बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया हूं मैंने। ए है, बी है, सी है, डी है। आयत कह रहा है कि जिस एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों, मतलब कि ये वाला युग्म इस युग्म के बराबर, ये वाला युग्म इस युग्म के बराबर हो, तो वो होता है आयत। तो आयत होने की जो कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ए बी बराबर क्या होना चाहिए, डी सी, मतलब सम्मुख भुजा बराबर, और ए डी बराबर बी सी। साथ में जब कोई आयत हो जाता है तो आयत होने पर उसके जो कोण होते हैं आयत, उसके चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सभी एंगल बराबर होते हैं और बराबर होने पर सभी होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण उसके 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सभी 90-90 हो जाए। ओके। उसके बाद आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको इस बात को भी याद रखना कि विकर्ण भी इसके दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं ए को यहाँ से मिला दूंगा तो यहाँ से इसको मिला दूं तो विकर्ण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो AC होगा वो BD के बराबर होगा। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो आपको तो समझ में आ गया होगा ना कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। चतुर्भुज में हमने पहला प्रकार पढ़ा आयत। तो आयत क्या होता है, आयत उसे कहते हैं जिसका सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर होता है, ठीक ना। अब जब कोई आयत होता है तो आयत के तो पहली बात तो देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए, इसके बाद आपके पास जो दूसरा पार्ट आता है वर्ग, दूसरा होता है वर्ग। वर्ग को भी बता देता हूँ। दूसरा पार्ट आपके पास है वर्ग। वर्ग क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो देखो, वर्ग के लिए हमें एक वर्ग की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने वर्ग बनाया, थोड़ा सा वर्ग जैसे दिखना भी चाहिए, वरना आप लोग कहोगे वर्ग। चलो, वर्ग है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको वर्ग? मान लो अगर नहीं दिख रहा है तो मान लो, मैं यहाँ पे कॉपी, वर्ग देखो इसमें भी वही चीज लिखा गया है जो मैंने आपको समझाया। ये देखो आपके पास ए बी बराबर, दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा दी गई, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। अब उसके बाद अगला आता है वर्ग। वर्ग कहाँ गया? आयत से पहले वर्ग था क्या? वर्ग को नहीं लिया गया उसमें, ये है वर्ग। सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, एक एक बता दूंगा, सब कुछ बता, लेकिन इस वर्ग और समान आयत तुम लोग पहले पढ़े थे, इसलिए ऐसा मैं पहले आपको बता देता हूँ। चलो देखो वर्ग क्या होता है। देखो वर्ग कहता है कि एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं बराबर होती है, ऐसा चतुर्भुज एक बनाना है। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आपकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी बच्चों? सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री की होंगे। यानी ऐसा आपके पास चतुर्भुज आना चाहिए जिसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर नाप की हों, और साथ में जो वर्ग होता है और उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो हमेशा वर्ग होता है। कोई बात नहीं समझ में आई? यहाँ पर मैंने कहा कि वर्ग जो होगा, वर्ग में याद रखना कि उसका चाहे ए हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसकी पहली कंडीशन, सभी भुजा बराबर। क्या है? सभी भुजाएं बराबर। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर। मतलब कि जो ए बी है और BC है और CD है और DA है, ये सबकी जो मेजरमेंट होगी सबकी बराबर होगी। पहली कंडीशन। ओके। दूसरी कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण, इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, मतलब 90 डिग्री। मतलब कि चाहे कोण A हो, चाहे कोण B हो, चाहे कोण C या फिर D ना क्यों हो बराबर, वो 90 डिग्री का होता है। ओके। तीसरा बात समझ में आई इसमें। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसमें सभी विकर्ण न बोल करके हम बोल देते हैं
दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना, दोनों विकर्ण इसके बराबर होंगे, मतलब कि ए और सी वो बराबर होगा बी और डी के। ठीक है ना, अगर मैं ए को इससे मिला दूं और बी को इससे मिला दूं तो ये जो एसी विकर्ण होगा वो बीडी विकर्ण के बराबर हो जाएगा। ये बात समझाई। तो वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और दोनों विकर्ण भी इसके क्या होंगे, बराबर। बात समझाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, बच्चों, एक क्वेश्चन उठता है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन उठता है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास Q&A ये उठता है कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक मतलब कि नहीं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं या फिर सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। सभी वर्ग आयत कहोगे या सभी आयत को वर्ग कहोगे, बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन सही है, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए वरना मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलिए मैं बता दूं, क्या मैं बता दूं, चलिए मैं बता ही देता हूं आप लोग को, बता ही देता हूं। देखो, एक होता है आपके पास ये चतुर्भुज, ये है आपका एक हो गया ये आयत, ठीक है ना, ये हो गया आपका चतुर्भुज। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर मुझे कह दूं आपको पुलिस बनना है, आपको अगर पुलिस की भर्ती में जाना है, आपको पुलिस बनना है, तो आपको अगर पुलिस बनना होगा तो पुलिस के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना बच्चा। अगर आपको पुलिस बनना है तो पुलिस बनने के लिए आपको पुलिस की पढ़ाई करना पड़ेगा कि जाकर तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, तो अगर सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, पहले वाले बताता हूं क्या ये सही है गलत है। तो अगर सभी वर्ग आयत हो सकते हैं तो सभी वर्ग को आयत जो कहता है वही होना पड़ेगा आयत में, क्योंकि सभी वर्ग अगर आयत होना चाहते हैं तो वर्ग को आयत की जो इसके जो मतलब रूल्स है वो इसको वर्ग को फॉलो करना पड़ेगा। भाई अगर आप पुलिस की वर्दी चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, तो आपको पुलिस बनने के लिए आपको पुलिस जो चाहता है वही तो करना पड़ेगा, मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भी अगर वर्ग को आयत बनना है, सभी वर्ग को आयत बनना है, सभी वर्ग आयत होते हैं, तो अगर सभी वर्ग आयत होंगे तो आयत जो कहता होगा वो वर्ग फुलफिल करेगा, तभी तो वर्ग कहलाएगा, आयत कहलाएगा वो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वर्ग आयत की सभी कंडीशन को पूरा करता है। अगर वर्ग आयत की सभी कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो सभी वर्ग आयत होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए, आयत ये कहता है कि मेरी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो क्या वर्ग की अपोजिट साइड बराबर होती है? भाई जब इसकी सभी साइड बराबर होती है तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, तो पहली कंडीशन फुलफिल। आयत दूसरा ये कहता है कि मेरे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग कहता है, हमको पागल समझो क्या, वर्ग कहता है मेरे भी तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो अभी कंडीशन फुलफिल है, दूसरा भी सही है। तीसरा, आयत ये कहता है कि मेरे दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये भी कहता है कि भैया हम यहाँ पे ऐसे थोड़े ना चलाए हैं, हमारे भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब कि इसके तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, जिसकी वजह से सिद्ध हो गया कि सभी वर्ग आयत होते हैं। जब सभी वर्ग आयत हो गए तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हो गई। अब दूसरा ये कह रहा है कि सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। तो अगर सभी आयत को वर्ग बनना पड़ेगा तो वर्ग जो कहता होगा वो इसको आयत को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आयत को वर्ग बनना है, कहता क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, तो अगर आयत को वर्ग बनना है तो वर्ग जो कहता है वो करना पड़ेगा आयत को। तो अब वर्ग ये कहता है कि मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
आयत तो पहले में ही सटक लिया, भैया मेरे तो सिर्फ अपोजिट साइड ही बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी कि जो वर्ग है वो उसकी पहले ही कंडीशन को आयत फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि वर्ग ये कहता है कि मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग कहता है महाराज की जय हो, हमारी तो सिर्फ अपोजिट साइड ही बराबर होती हैं, तो कहता है कि निकल लो यहाँ से फिर। तो इसका मतलब ये आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन वर्ग आयत हो सकते हैं। यानी कि वर्ग जो है वर्ग वो आयत में जा सकता है, लेकिन वो आयत जो है आयत वर्ग में नहीं आ सकता। ये गलत है, ये सही है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको इस बात में कहां पर ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बेहतरीन तरीके से करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं। चलें आइए, तो आपको समझ में आ गया ना कि वर्ग क्या होता है। मैंने अभी तक बताया आयत क्या होता है, आयत की अपोजिट साइड बराबर होती हैं और उसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग मैंने बताया कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री के, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला चतुर्भुज के प्रकार में अगला प्रकार देखो क्या कह रहा है। अगला प्रकार अब सीख लेते हैं जो समलंब दिया था पहला वाला, ठीक है ना। आइए अब हम पहले वाले पे चलते हैं। समलंब दिया है ना पहले को सीखते हैं। आइए पहला है आपके पास समलंब चतुर्भुज, ये है आपके पास समांतर चतुर्भुज, दूसरा है समलंब, ये है समलंब चतुर्भुज। ये पीडीएफ थोड़ा छोटी नहीं हो रही है। चलो देखो ध्यान से आ जाएगा, देखो ध्यान से। पहला है आपके पास समलंब चतुर्भुज, क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं, क्या लिखा है, सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म या एक जोड़ा समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि चतुर्भुज एक ऐसा हो जिसका कम से कम एक युग्म ऊपर ऊपर या अगल बगल एक युग्म बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो वो एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। आइए इस चीज को हम फिगर की मदद से देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं अब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज ये कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का कहना यह है कि एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए, एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। पूरा नहीं, सिर्फ एक ही युग्म समांतर हो। अगर दोनों युग्म समांतर हो जाए कुछ और बन जाएगा। तो एक युग्म हम समांतर दिखा लेते हैं। मान लो कि हमने ये लाइन जो खींचा, ये लाइन इस वाई लाइन के समांतर है, ये वाई लाइन के, ठीक है ना, ये। और ये दोनों हमें नहीं पता है कि ये समांतर है कि नहीं समांतर। हमें ये दोनों लाइन नहीं पता है ये समांतर हैं या फिर नहीं। अरे हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों लाइन समांतर है कि नहीं, लेकिन मैंने जो लाइन खींची है इसमें मैंने ये दिखाया, खैर छोड़ो इसको हटाओ, जो फिगर होता है उस तरह हम बनाते हैं। देखो हमने खींच दिया एक लाइन ये, ठीक है ना, इसके समांतर मैंने एक रेखा ये खींच दिया, ये भी जो है ये रेखा जो खींचा वो इसके समांतर है, लेकिन बस एक युग्म समांतर दिखाने के बाद मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद और इस पार्ट को मैं जो बचा हुआ पार्ट है, इतना पार्ट को मैं बाहर कर देता हूँ, पूरा ही बाहर हो जाएगा भाई ये तो, खैर कोई बात नहीं, फिर से ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैंने इसमें सिर्फ इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाया है। मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो ए बी है वो पैरेलल है आपकी सी डी के, बट जो ए डी है वो पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक पेयर समांतर हो, इक्वल नहीं सिर्फ समांतर हो, तो वो एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो याद रखना कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ये वाली जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, और ये वाला तो इसके समांतर है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आगे कट ही जाएंगे ना। अगर आप इसको ऐसे से बढ़ाओगे, इसको भी ऐसे से बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं कट कर जाएंगे, तो ये तो समांतर है नहीं। ये ए बी और सी डी हमारे समांतर रेखाएं हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज की सबसे अच्छी परिभाषा यही कि ऐसा चतुर्भुज जिसके समान जिसमें जिसका एक युग्म समांतर हो, जिसका सिर्फ एक युग्म समांतर हो, वो एक समान समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। तो आपके सामने है, इस बात को याद रखना। और याद रखना कि समलंब चतुर्भुज की एक कंडीशन और याद रखना कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला और ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होता है। यानी कोण ए और कोण डी, इन दोनों का सम 180 होगा। और साथ में जो एंगल बी है और एंगल सी है, इन दोनों का सम भी 180 होगा। कोई बताएगा क्यों होगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये दोनों का सम 180 क्यों होगा? अरे भाई, आपको पढ़े हो कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ की इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो ये रेखा ये रेखा ये रेखा ये रेखा और ये तिर्यक कट कर रही है, तो एक ही तरफ की इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। अब बताओ कि आपको समझ में कहां पर नहीं आया? क्या आपको समलंब को समझने में कहीं पर भी दिक्कत हुई क्या? आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अभी रोल आएगा इसका जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके। देख लीजिए ध्यान से। देख लो ध्यान से। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो फिर बढ़ने अगले क्वेश्चन पे। फिलहाल तो यूं है कि टाइम भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम अगले वाले में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल हमने जहां तक पढ़ लिया वहां तक तेजी से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा, किस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में क्या होता है? एक चतुर्भुज के अंदर चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं और उसमें दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, ओके। चतुर्भुज का कोण योग क्या होता है? चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या होता है? याद रखना, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। चतुर्भुज के 360 होता है। पंचभुज के कितना था? 540 था। खष्टभुज के वैसे ही निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 720। वैसे ही 10 भुज के तो 10 4440। इस तरह से आप निकाल लोगे। क्या करोगे? जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। उसके बाद मैंने बताया समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के प्रकार। अभी हम लोग पढ़े समांतर चतुर्भुज के प्रकार। तो समांतर चतुर्भुज के प्रकार में मैंने आप लोग को बताया, समांतर चतुर्भुज के प्रकार में मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको? मैंने ये बताया समांतर चतुर्भुज के प्रकार में कि जो उसके आयत, आयत क्या होता है? जिसके समभुजाओं का समभुजाओं का युग्म बराबर होता है, 90 डिग्री होता है, सारे एंगल्स दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग मैंने बताया जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं और सभी उसके सारे जितने भी विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। फिर मैंने बताया कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होता? कंडीशन मैंने दिखा दिया। नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से देखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया भी समलंब चतुर्भुज। क्या बताया? समलंब। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर चतुर्भुज का ऐसा मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, एक ही ऐसे खींचते हैं ना, तो उसके एक ही तरफ के अंतः कोण योग 180 होता है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड। मिलते हैं आपसे फिर इससे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है ना, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। और साथ में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए